ठीक है, ये मैं अपना ब्रेन बंद कर लूँ, दिमाग बंद करूँगा और मैं पढ़ लूँगा उसको। ये बहुत आसान है। वेर एज मैं यहाँ आया हूँ, ड्राइव करता हूँ, मैं सोचूँ आज क्या पढ़ना है। अच्छा मैं एग्जाम्पल्स वर्कआउट कर दूँगा। आज क्या एग्जाम्पल देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, यहाँ पे गैस करनी, यहाँ पे खून करनी, यहाँ पे स्टार आनी है, केमिकल। अब यार 4-5-6 एंटिटी में घूमाते हैं डेली, ठीक है, ये भटकी नहीं है ऐसे ताकि आपको लगेगी ऑटोमेटिक रियल लाइफ सब्जेक्ट। ठीक हो? अच्छा आगे सेकंड एग्जांपल क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ सिग्निफिकेंट कंपनी हैव बीन सीज्ड इनडेफिनेटली बाय गवर्नमेंट सर्विस। वही कल नैब की बात की, हमने इंडिया की गवर्नमेंट की बात की, ठीक है, हमने एफआईए की बात की, हमने सेल्स एफबीआर की बात की। सेकंड क्या इसके बाद? circumstances relating to nature and timing of auditors appointment। कल हमने डिस्कस किया कि ऑडिटर की डेथ हो गई 30 जून से पहले उसकी, या डिस्क्वालीफाई हो गया, आई कैप ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, या उसका कोई प्रोफेशन छोड़ दिया, या कोई उसकी हेल्थ कंडीशन आ गई, हो सकता है ना। अभी तीन एंगेजमेंट में मिली है एनजीओ में। एक चार्टर होते इस्लामाबाद में, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी, ऑडिट प्रैक्टिस छोड़ी और जॉब कर दिया। समझिए, एक अच्छी जॉब मिली, जॉब कर दिया। अब जो उनके क्लाइंट से कहाँ जाएंगे? ऐसे ही है ना। तो 3 ऑडिटर्स मेरे पास है, 3 क्लाइंट मेरे पास है इस्लामाबाद से। क्लियर है? तो ये चलता रहता है, ह्यूमन है ना। छोड़ दिया, प्रोफेशन छोड़ दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए, मुल्क छोड़ गए, लोग डिप्रेस होकर मुल्क छोड़ के जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये वैसे सर्कमस्टेंसेस आप स्टॉप नहीं कर सकते। 26 को ऑर्डर की डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गया, नया ऑर्डर पॉइंट ही नहीं हो। ठीक है? अच्छा उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या लिखिए, इसके सेकंड वाले का डिस्कस करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इसको कर लेंगे। पढ़ेंगे सर, जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी से शुरू कर दिया। कौन पढ़ा? जल्दी। The auditor determines that performing substantive procedures alone is not sufficient, but the entity's controls are not effective. हमने क्या पढ़ा था? ऑडिट प्रोसीजर होता है, होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये पढ़ा था हमने। क्या रिस्क असेसमेंट को एश्योरेंस कौन सी गलती है? यहाँ से रिस्क असेस होता है, ये पढ़ा। हमने पढ़ा इसमें कौन कौन होते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल substantive। ये पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। इसका एश्योरेंस क्लास मिलेगी यहाँ से, यहाँ से टोटल एश्योरेंस मिलेगी 0.3 की, याद है आपको? यस सर। पक्की बात है ना? अच्छा अब पढ़ें इसको। क्या कहता है? ऑडिटर डिटरमिन्स दैट substantive procedure alone is not sufficient। मीन सारी एश्योरेंस यहाँ से नहीं मिल सकती, यही कह रहा है। तो बाकी कहाँ से लेनी चाहिए? कंट्रोल से। कंट्रोल्स क्या कहता है? बहुत अच्छे पुअर है, तो 0.3 की एश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं मिल रही। इसका मतलब ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन। समझ गए? अब बीच में हमने पढ़ाया था ना ऑडिट एविडेंस, और ये चीजें चैप्टर नंबर 3 में, आप चैप्टर नंबर 14 में ये है इंटरकनेक्शन चीज। अब जिसने वो लेक्चर मिस किया हुआ उसको आज ये बात समझ नहीं आई। गॉट माय पॉइंट? मैं चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 3 का इंटरकनेक्शन पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया? ये बात समझ आ रही है आपको? आगे आ जाए। लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लिमिटेशन इम्पोज कर दी। क्या है? पहला एग्जांपल क्या है? मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम ऑब्जर्विंग द फिजिकल स्टॉक। आपने फिजिकल स्टॉक को मैनेज नहीं करने देना, ठीक है? हमारे साथ एक मेरे क्लाइंट था, उसे मैंने लैंड की रजिस्ट्री दे, तेरे ड्रॉर में पड़ी, आपको नहीं, जो करना करना, ठीक है? समझ? अब कहते हैं लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स देते हैं, मैंने कंफर्मेशन भिजवानी है, या उसके उनके एड्रेस देते हैं, एड्रेस नहीं देते आप। ठीक हो गया? आगे सेकंड पॉइंट, ये सेकंड एग्जांपल मैंने अभी आपसे बोला, क्रेडिटर वाली बात की है। मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। समझ गए?
कलर नहीं लेना, किसी क्रेडिट का एड्रेस नहीं लेना, किसी जेंडर का एड्रेस नहीं लेना। क्लियर हो गया? समझ आ रही है? ये कुछ एग्जांपल्स कल पढ़ी हमने, कुछ आज पढ़ी। क्लियर है? कल हमने पढ़ लिया इस टॉपिक को। चले आगे कॉन्सेप्ट आ गया कि मटेरियल बट नॉट परवेसिव। यहाँ पर मटेरियल और परवेसिव हमने क्या पढ़ा? स्कोप मटेरियल में स्टेटमेंट हो, नॉन परवेसिव क्वालिफाइड, यहाँ पर भी क्वालिफाइड। ये टेबल कहाँ बना हुआ? पेज 238 पे। चलेंगे आगे? अच्छा, परवेसिव क्या होता है? कुछ लोग परेशान है परवेसिव में। परवेसिव क्या पढ़ा हमने? एक टर्म है, एक टर्म है, TERM टर्म। किसी से टर्म है? किसी स्कोप लिमिटेशन या मटेरियल मिसस्टेटमेंट के हायर मैग्नीट्यूड को बताने के लिए कि बहुत बड़ी होती है। मटेरियल नहीं है, अभी मटेरियल शासन और इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी स्कोप लिमिटेशन है, इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी स्कोप लिमिटेशन है कि अगर ये गलत है तो फिर अकाउंट्स में ठीक है, सारे के सारे अकाउंट गलत है। या अगर इसका ऑडिट नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला, तो फिर मिला कि इसके पूरे अकाउंट में किसी चीज का भी एविडेंस नहीं मिला। यानी प्राइवेसी का मतलब क्या है कि इसकी वजह से पूरे के पूरे अकाउंट्स गलत हो जाते हैं, या कहते हैं पूरे के पूरे अकाउंट का एविडेंस नहीं मिला मुझे। समझ गए? अच्छा, प्राइवेसीनेस कैसे सकती है? तीन बातें लिखी थे नीचे जाके, डेफिनेशन में तीन बातें लिखी हैं। ठीक है? पहले मैं कहता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर या स्कोप लिमिटेड कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस क्लास ट्रांजैक्शन। किसी एक में मसला है, किसी एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एक या एक अकाउंट बैलेंस में इशू है। ठीक है? लेकिन वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस क्या है? सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे हमने कल अल्फा की एग्जांपल डिस्कस की, उसमें अगर स्टॉक का एविडेंस नहीं मिला तो मिला किसका? या अगर स्टॉक्स में स्टेटेड है तो ठीक है, ठीक है। मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन वाज कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस या क्लास एक में मसला किसी एक में, और इतना बड़ा मसला है कि उसने पूरे अकाउंट्स को या तो मटेरियल मिसस्टेट कर दिया, या हमने अगर इसके एविडेंस नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला, तो सारे के सारे अकाउंट्स का एविडेंस नहीं मिला। समझ गए? याद रहेगा? फिर से मतलब क्या है? क्या वो एक चीज गलत नहीं है, उसकी वजह से सारे फाइनेंशियल गलत है। पहली एग्जांपल की होगी। दूसरा क्या है? आर नॉट कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस क्लास में। अब मसला कि एक में नहीं है, एक से ज्यादा में है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिफील्स विनिंग मिल्स एग्जांपल डिस्कस की कि उसमें क्रेडिटर नहीं मसला है, डेटर नहीं मसला है, प्रॉपर्टी प्लांट, तो तीनों में इंडिविजुअली मटेरियल है लेकिन कलेक्टिवली क्या बन गया? परवेसिव। अब इन तीन, अब गलत कितनी चीजें? तीन। 50 आइटम है अकाउंट्स में, गलत कितने हैं? 3। लेकिन उन तीन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या बन गया? परवेसिव। इन तीन की वजह से सारे अकाउंट गलत हो गए। समझ गए? ये है परवेसिव। और तीसरी चीज क्या है? ऐसा सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर था जो आपने ओमिट कर दिया। कल हमने पैरासिटामोल एग्जांपल डिस्कस किया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जांपल डिस्कस की, हमने एक बैंक की एग्जांपल डिस्कस की। उसने किसी स्टेट बैंक की रेगुलेशन की नॉर्म पे इसकी स्टेट बैंक ने उसकी उसको वाइडिंग अप में ले गया। अब क्या ये डिस्क्लोजर अकाउंट में नहीं आ जाएगी? ये इमीडिएट डिस्क्लोजर है। अगर ये डिस्क्लोजर ना हो, ये तो फंडामेंटल है। ठीक है? अगर ये डिस्क्लोजर नहीं है तो डिस्क्लोजर अकाउंट में है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर ये सबसे ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही, आवाज आ रही? अच्छा जी, कोई इशू यहाँ नहीं समझ आ रहा है? ये तीनों भी डिस्कस कर लिए हमने। पता है कब देना है? ये कब देना है हमें? मटेरियल स्टेटमेंट है, ये स्कोप लिमिटेशन है और नॉन परवेसिव। ठीक है? मटेरियल में स्टेटमेंट है और परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन है। क्लियर हो गया? अच्छा,
ये कब देना है 76 का एप्लीकेबल होगा। इसलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है कि उस पर्टिकुलर मैटर पे 705 एप्लीकेबल नहीं 705 का होता है ये मिसरेफरेंस की है या मैंने एक चैप्टर पढ़ाया चैप्टर 7 पढ़ा मॉडिफिकेशन उसने मॉडिफिकेशन का वो जो दो रिसोर्स की वजह से फिर उसके आगे 4 5 में 6 एग्जांपल डिस्कस किए हमने पढ़ा 705 का एप्लीकेबल होगा जो मिसस्टेटमेंट होगी ठीक है 706 में उस पर्टिकुलर मैटर में 705 एप्लीकेबल ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं इसका मतलब अकाउंट बिल्कुल ठीक है अकाउंट बिल्कुल या एविडेंस में हमें बिल्कुल मिल गया है लेकिन इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट दिस मैटर इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट दिस मैटर नीड्स द स्पेशल अटेंशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो हम क्या करते हैं इस मैटर को हाईलाइट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास लेके आते हैं ऑडिट करके तो कुछ चीज़ें या कोई रिपोर्ट लेके आते हैं या कोई नोटिस आता है इंपॉर्टेंट तो क्या करता है पूरे पेज पे 2-3 चीज़ें हाईलाइट करते हैं सो ये आपके काम की ये आप देख लो ठीक हो एग्जैक्टली ऑडिट ये कर रहा है कि लोगों क्या करता है एक मैटर को हाईलाइट करते हैं। अब स्टेक होल्डर रिपोर्ट पढ़े एक जगह लिखा है मैटर पढ़ेगा auditor is trying to draw the attention of the to particular point। हम स्टेक होल्डर क्या करेगा सब कुछ छोड़ के फौरन उस नोट पे जाएगा कि क्या हुआ अच्छा पैरासिटामोल बैन होगी तो पैरासिटामोल नहीं आते इसका मतलब ये जो वाइंडिंग अप डिस्टर्ब होगी कंपनी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू क्वेश्चन होगी अब वो डिसीजन सोच के करेगा। हो सकता है पहले वो 2-2.5 लाइनों का डिस्क्लोजर क्या करता उस पर इतना एम्फेसिस ना करता उसको इग्नोर करता था अब वो क्या करेगा एम्फेसिस करेगा ठीक है। तो ये भी एम्फेसिस है हाईलाइट करवाना है किसी ऐसे मैटर को जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और आगे उसको क्या करना चाह रहा है अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा है। ये भी ये चीज़ है फर्क है कि ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं किसी और चीज से रिलेटेड है कोई और फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई और मैटर का हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या आएगा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी मैटर को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो समझ गए मैं आपको लेके आ रहा हूँ बुक पे और इन 5 चीजों के हम कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं ठीक है ताकि मसला यही खत्म हो जाए। आप आइए 241 पेज 240 आगे ठीक है ना टाइम में वेस्ट करना चलें यहाँ देखिए 7.7 में लिखा हुआ है सॉरी 242 यहाँ पे 7.8 के रजिस्ट्रेशन आ रहे मिल गई कितनी रजिस्ट्रेशन है 5 इन 5 की हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक है। अच्छा हमने क्या पढ़ा ऑडिट चार्ज ठीक है आखिरी कौन सा रिपोर्ट और रिपोर्ट क्या होता है पूरे ऑडिट का कंक्लूजन पूरे ऑडिट का एसेंस पूरे ऑडिट का क्या कहते हैं आउटकम कहना चाहिए अच्छा वर्ड आउटकम ठीक है समझिए पूरे ऑडिट का निचोड़ किसमें है ऑडिट रिपोर्ट में बहुत से पैराग्राफ होते हैं जिसमें से मेन पैराग्राफ कौन सा होता है ओपिनियन पैराग्राफ मेन पैराग्राफ कौन सा है याद रखेगा ओपिनियन पैराग्राफ में लिखा होगा ठीक है पप्पू पास हुए या फेल हम भी ऐसे करते हैं लाइक मुझे भी ज़्यादा 7:30 में रिजल्ट आते थे बुकलेट होती थी पूरी तो पूरी बुकलेट आखिरी पेज पे देते क्या लिखा ठीक है। अच्छा उसमें लगा अच्छा पास नहीं उसके बाद आप डिटेल करते हैं टॉप 30 में कितने नंबर आएंगे ऐसे होता है
इसमें भी पूरे ऑडिट का कंक्लूजन आउटकम क्या है? रिपोर्ट। और पूरी रिपोर्ट का आउटकम क्या होता है? कंक्लूजन होता है ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन पैराग्राफ को मॉडिफाई करते हैं, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड। कौन सा पैराग्राफ होता है? ओपिनियन पैराग्राफ। बाकी रिपोर्ट देनी चाहिए सारी। समझ गए? अच्छा जी, हमने कल क्या डिस्कस किया था? जब क्वालिफाइड ओपिनियन करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन में हम क्या कहते हैं? इन आर ओपिनियन, इन आर एक्सेप्ट फॉर डेटर्स। जिसका मसला क्या है? नॉन प्रोफेशनल, इसलिए क्वालिफाई कर रहे हैं। इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव, ये बोल रहे थे ऐसी है ना? किस सोर्स में? इस केस में इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव। अच्छा, यहाँ भी ये बोल रहा है क्योंकि है क्वालिफाइड है, लेकिन क्वालिफाई किस वजह से? क्वालिफिकेशन इस वजह से कि आपको एविडेंस नहीं मिला। समझ आ रही बातें? पक्की बात है। आपको यहाँ क्वालिफाई किस वजह से? और एविडेंस नहीं मिला। ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट प्रॉपर एविडेंस। और इसका इफेक्ट क्या है? मटेरियल बट नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, इसे क्वालिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे वही वर्ड यूज करेंगे, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर। याद रहेगा? सिर्फ छोटी सी एडिशन यहाँ पे है, एक वर्ड की एडिशन है। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल। क्योंकि सुनो, देख समझ रहे हैं, ये इनकी ग्रामरल चीजें लिखी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता था कि मिसस्टेटमेंट कितने की है? पता था? मिसस्टेटमेंट होती है डिफरेंट अमाउंट दैट इज रिपोर्टेड एंड दैट शुड। अब मतलब 2,01,174 रुपये की होती है। पता था ना आपको? डेफिनेट पता था, डेफिनेट। यहाँ पे आपको गलती का क्यों नहीं पता? क्योंकि एविडेंस नहीं मिला। क्योंकि आपको एविडेंस मिलता तो आपको गलती का पता होता, एविडेंस तो आपको एग्जैक्ट गलती का नहीं पता। इसलिए आप लिखते हैं एक्सेप्ट फॉर द। समझ गए? ये वर्ड्स केमिस्ट्री की होती थी ना, क्या होते थे फॉर्मूलास, ये वो है, ये अलजेब्रा है। ठीक है, इसको आगे पीछे नहीं करना। और लॉजिकल बात लग रही है ना मेरी, इधर हमारी यार इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर, इन आवर ओपिनियन Except for stocks, stocks, financial statement give, in our opinion, except for the possible effects of misstatement in stocks. हमें नहीं पता उसमें misstatement है या नहीं है तो कितने केस में वर्ड क्या यूज करते हैं? except for the possible effects. याद रहेगा? कल ऐसे ही पढ़ा था हमने। आगे आते हैं एडवर्स में। हमने क्या पढ़ा था? एडवर्स में क्या होता है कि उस एक मसले की वजह से या एक से ज्यादा मसलों की वजह से सारे के सारे अकाउंट्स क्या हो गए? सारे के सारे अकाउंट्स मिसस्टेटेड हो गए। तुम क्या बोलते हो? इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन बोले यार, because of the significance of the misstatement in debtors। अगर सिर्फ debtors में और वो क्या होगी? परवेसिव। क्या किसी एक की वजह से नहीं? except for in our opinion because of the misstatement in debtors, creditors and property plant equipment of fixed meaning limited financial statement do not give true and fair। याद रहेगा? in our opinion because of the significance of this and this financial statement do not give। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे क्या है मसला? स्कोप लिमिटेशन है और उसका इफेक्ट है। तो इससे मतलब क्या है? क्या इसकी वजह से पूरे के पूरे ऑडिट का एविडेंस नहीं ले सके। तो एविडेंस नहीं ले सके तो ओपिनियन भी आप ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। इन आवर ओपिनियन यहाँ भी किया आपने यूज, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ पे आपने वर्ड यूज नहीं किया। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा, ठीक है?
याद रहेगा। अब यहाँ पे इन और ओपिनियन का वर्ड नहीं आएगा। कहाँ स्टार्ट करेगा? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस of inability to obtain evidence of flana and flana assertion, we are not giving any opinion. We are not in the position to give any opinion. We cannot form any opinion. हम कोई opinion नहीं देते, उसका भी नहीं। क्यों? Because of the significance of inability to obtain sufficient appropriate evidence of flani and flani assertion. समझ गए? Yes, sir. कोई मसला चलिए आगे। इसकी एग्जाम्पल टेस्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने पूरे बुलेट्स पढ़ने सारे, पूरे बुलेट पेपर में ऐसे आने हैं बुलेट्स। आप एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए ना, सेशन नंबर 1 यहाँ पे लेके 7-8 पॉइंट लिखे मुझे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद मैं नक्शल चीज़ बताता हूँ आपको, वो क्या है कि क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफिकेशन क्यों है कि मिसस्टेटमेंट है, तो क्या क्वालिफिकेशन में पढ़ेंगे क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या उसने किया है, आपकी रिपोर्ट को कर दिया क्वालिफाइड ओपिनियन, हेडिंग क्या कर दी है क्वालिफाइड ओपिनियन। और क्वालिफाइड ओपिनियन में आप सेकंड पैराग्राफ पे क्या कह रहा है, पैराग्राफ नंबर 243 पेज। पेज पे इसके ऊपर ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट आ रही है ना आपके पास? जी सर। ऑडिट रिपोर्ट में देखें, जब ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ओपिनियन। ओपिनियन हाँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, क्या लिख दिया उसने क्वालिफाइड ओपिनियन, समझ गए। अच्छा अगले रजिस्ट्रेशन पे वहाँ पे कौन सा ओपिनियन आ रहा है, एडवर्स ओपिनियन, समझ गए। अच्छा एडवर्स ओपिनियन देखेंगे 2 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओपिनियन पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ से होंगे, इसकी फॉर्मेशन ही ऐसी है, ठीक है। पहले पैराग्राफ में डिटेल होती है, दूसरे पैराग्राफ में एग्जैक्ट ओपिनियन होता है। इसलिए देखें दूसरे में क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट कैसे हो रहा है नॉट ओपिनियन, समझ गए, याद रहेगा। अच्छा अब आपने ओपिनियन दिया है, जो भी ओपिनियन दिया है तो इसके निचला पोर्शन कौन सा है, बेसिस ऑफ ओपिनियन। किस बेस से मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, समझ गए, याद रहेगा जी। यस सर। लेसन नंबर 1 में आए, इसमें देखें कौन सा ओपिनियन है क्वालिफाइड, और नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो मैंने क्या बताया, ओपिनियन पैराग्राफ के 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन नंबर 2 में असल आउटकम होता, ठीक है, समझ आएगी। अच्छा इसमें अब आए पैराग्राफ नंबर 2 पढ़िए, मैं पढ़ता बेसिस नहीं ओपिनियन। ऑडिटर क्या ओपिनियन दे रहा है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ जो भी मसला डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, निचले सेक्शन में कि जो मसला कहता है निचले सेक्शन में लिखती है, वही लिखना ना। यस सर। उस वजह से उस बेस पर की ओपिनियन दे रहा हूँ, समझ आ रही है, क्लियर है जी, पक्की बात है, चला गया। ओपिनियन क्या मसला क्या हम बाद में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कहता है इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा एक्सेप्ट फॉर दैट फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर, समझ गए। अच्छा मसला क्या है, मसला पढ़ लेते हैं। अब कोई मसला होगा ना ऑर्डर का, क्या होगा, मिसस्टेटमेंट होगी, मिसस्टेटमेंट होगी ना मेरी, क्वालिफिकेशन क्यों होगी, या स्टेटमेंट डज नॉट मटेरियल स्टेटमेंट जिसका नॉन प्रेजेंट फैक्टर है या स्कोप लिमिटेशन जिसका नॉन प्रेजेंट फैक्टर है। अच्छा आज नहीं मसला क्या है, बेसिस फॉर ऑडिटर क्या क्या तकलीफ क्या है वो डिस्कस करें, उसने पैराग्राफ नंबर 2 में डिस्कस किया, पढ़े थे। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन पढ़िएगा,
The company's inventories are carried in the statement of financial position at X दिस expense. अकाउंट्स में इन्वेंट्री आ रही है इस अमाउंट में, ठीक है। आगे Management has not stated that the inventories at the lower of मैंने cost. इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे नहीं लिखी, पढ़ा हुआ ना ये इसको। Yes, sir. अब मैं ये गलती है ना, Yes. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की नॉन कंप्लायंस है। वो क्या कहता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और कंपनी ने एनआरवी चेक टेस्ट नहीं की, ठीक है। ये कुछ इन्वेंटरीज है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो उसको एनआरवी में यही करना है स्टैंडर्ड। Yes. उसने नहीं किया, बट हैज स्टेटेड दिस एट Solely at cost. which constitute departure from IFRS। यहाँ तक बात समझ आ रही? Yes. अब मुझे बताएं, आगे भी आपने नहीं पढ़ा था, क्वालिफिकेशन बनती है यहाँ, अगर उसका नॉन परमिसिव इफेक्ट हो तो क्वालिफिकेशन बनती है ना। आगे पढ़े क्या कहता है, The company's record indicate that had management stated the inventories. अगर इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरडी पे रखते तो इतने अमाउंट की प्रोविजन डालनी पड़ती इन्वेंटरीज में। Yes. जब इन्वेंटरीज में इतने अमाउंट की प्रोविजन डालते, और सेकंड बात सुने, इसको बाद में पढ़ लेंगे। इतनी प्रोविजन डालते तो स्टॉक्स क्रेडिट होते और एक्सपेंस सीजीएस डेबिट होता और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतने से कम होता। टैक्स पे ये फर्क पड़ता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ये फर्क पड़ता और कॉन्सिक्वेंटली इक्विटी पे इतना फर्क पड़ता। यही बातें लिखी है, जल्दी से पढ़ लेते Offensive would have been required to write the inventories down to their net realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by XXX. वो इंक्रीज होनी चाहिए ना, इन्वेंटरी क्रेडिट तो डेबिट नहीं होता, सीजीएस इतने डेबिट होनी चाहिए। और And income tax, net income and shareholders equity would have been इक्विटी पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इतना फर्क पड़ना था। ये है मिसस्टेटमेंट, उसने एक्स 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 लिखे एक्चुअली अमाउंट लिखी हुई, समझ गए? याद रहेगा, मसला समझ आ गया। ऑडिट ऑफ किस तरह की रेजोल्यूशन होती है, किस तरह की प्रॉब्लम होती है, समझ आ गई। अब हम इस पर डिस्कस नहीं करते कि मटेरियल था या मटेरियल था या प्रिवेट, हम इसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि ये मटेरियल था और नॉन प्रिवेट एग्जांपल है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई। जब क्वालिफाई करते हैं तो क्या लिखना है, इन आवर ओपिनियन except for the effect of the matter discussed in basis for qualified opinion section of our report, financial matter given true and fair in our opinion, except for this financial matter given true and यही पढ़ा था हमने। Yes, yes. पक्की बात है। आगे आइए एग्जांपल नंबर 2 पर। जल्दी से आइए, टाइम नहीं वेस्ट करना। यहाँ पे कौन सा ओपिनियन है, एडवर्स एडवर्समेंट कब देते हैं, एडवर्स कब देते हैं, अच्छा प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है, एक चीज की वजह से कुछ चीजों की वजह से सारे के सारे अकाउंट्स ही अनट्रू हो गए, अनफेयर हो गए, मिसलीडिंग हो गए, मटेरियली मिसस्टेटेड हो गए, ठीक है। आप पढ़ने से In our opinion, because of the significance of matter, वही जो हमने वर्ड्स डिस्कस सीखे थे पहले, इन आवर ओपिनियन, because of the significance of the matter discussed in the basis for adverse opinion section of our report, the accompanying consolidated financial statement do not present fairly, are not presented fairly। the consolidated समझ गए बस काफी। Yes, sir. मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा था, मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। अभी हमने जब इस रिपोर्टिंग पे आएंगे तो हमने इस पूरे चैप्टर्स में से गुजारना। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, कल को जब मैं पास करूँ ना यहाँ पे रिपोर्ट को एडवर्स करना है तो आपको फॉर्म पता लग जाए एडवर्स क्या होता है, परवेसिव और मटेरियल स्टेटमेंट। और हमारा फॉर्म ओपिनियन होता है इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द, समझ गए? ये मेरा ऑब्जेक्टिव। अभी रिपोर्ट ड्राफ्ट में नहीं करवा रहा। अच्छा मसला क्या है, क्यों ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दिया, क्योंकि मिसस्टेटमेंट, वो मिसस्टेटमेंट किया है किसी बेसिस ऑफ एडवर्स सेक्शन में लिखी गई, पढ़ना नहीं समझ, ठीक है। ये मेरा आज का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव मेरा जो मैंने पढ़ा था वो अचीव हो गया, समझ गए? इसे पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं वेस्ट करना इसमें, क्लास में नहीं मैं टाइम वेस्ट करूँगा इसमें, क्लियर है? इसको हम पढ़ेंगे जब पूरा हम सेशन गुजर जाएंगे यहाँ से, और आपको कौन सा मिल जाएगा, जुलाई का एंड में पढ़ना मुझे बैठ चैप्टर में चला, ठीक है जी। आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। यहाँ भी क्या है, क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग कौन सी वाली है,
Except for scope limitation. आ रही है बोर्ड में, Yes, sir. ठीक है? क्वालिफिकेशन होती है Scope स्कोप लिमिटेशन, ऑडिटर्स, ऑडिटर्स इन